हेलो दोस्तों, आप सबको आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं रंजन कुमार पंडा। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का पर डिस्कशन करेंगे। टीडीएस रिटर्न कैसे भरेंगे वो आज हम लोग सीखेंगे। हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे टीडीएस रिटर्न फॉर्म 24Q का फोर्थ क्वार्टर कैसे भरते हैं, वो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। वीडियो को जाने से पहले मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए इसी तरह रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। चलते हैं टॉपिक का पर। 24Q कौन लोग भरते हैं? 24 जो लोग भरते हैं यानी जो टीडीएस का काटे हैं सैलरी का एग्नेस्ट में काट के गवर्नमेंट को टीडीएस पेमेंट किए हैं और उसका रिटर्न जो भरते हैं सैलरी का एग्नेस्ट में, जो सैलरी का एग्नेस्ट में जो टीडीएस काटा हुआ है उसका रिटर्न हम लोग भरते हैं 24Q में। तो अभी आप क्या करेंगे, ऐसे गूगल में जाके सर्च करेंगे टीडीएस रिटर्न फॉर्म 24Q। डाउनलोड करने के बाद सर्च जैसे ही करेंगे आपका ऐसे स्क्रीन का ऊपर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे टॉप में आएगा www.teen/nsdl.com में आपका जो ये आएगा, इसी में आपको क्लिक कर लेंगे। क्लिक करेंगे जैसे ही आपका स्क्रीन का जैसे आ रहा है ऐसे ही आ जाएगा। तो आपका नीचे का तरफ जाएंगे तो आपका जो फॉर्म जो है टीडीएस है उसको डाउनलोड करने के लिए नीचे की तरफ जाएंगे। आपका इसमें आपको क्लिक करेंगे, क्लिक जैसे ही करेंगे जैसे ही यहाँ पे आता है ऐसे ही आपका डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा उसको आप फोल्डर को कॉपी करके डेस्कटॉप में हो या जहाँ पे वो सेव कर लेंगे। सेव करके उसको सेव जैसे ही कर लेंगे, करने के बाद आपके ऐसे ही आपका वो फाइल को आप यहाँ पे सेव कर लेंगे। उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट फाइल कर लेंगे जैसे ही आपका यहाँ पे ऐसे ही फाइल खुल जाए, फाइल एक जनरेट हो जाएगा। तो फाइल को आप क्लिक कर लेंगे, क्लिक करके खोल लेंगे। खोल के नीचे की तरफ जाएंगे। नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ पे आपको इसको राइट क्लिक करके ओपन कर लेंगे। जैसे लिखा है ना TDS /RPU/3.2, इसको खोल लेंगे, ओपन कर लेंगे। ओपन जैसे ही कर लेंगे क्या होगा, आपको एक मैसेज ऐसे ही दिखाएगा, मैसेज बॉक्स दिखाएगा ऐसे कि आपका ये आपका जो रिटर्न भर रहे हैं इसका आपका सिस्टम में ये सारा इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए। जावा ऐसा रहना चाहिए, आपका विंडो जो है 2003 से ज़्यादा होना चाहिए। सारा इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेंगे, वो आपका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहना चाहिए आपका सिस्टम में, वो सब अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ओके कर लेंगे। ओके जैसे ही कर लेंगे ऐसे ही आप इनका पर फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म खुल जाएगा तो आपको यहाँ पे चूज करेंगे कौन सा फॉर्म भरेंगे, क्योंकि हम लोग सैलरी का एग्नेस्ट में जो टीडीएस काटा है उसका हम लोग रिटर्न भरते हैं 24Q में। 24Q चूज कर लेंगे। ऐसे ही ऑटोमेटिक यहाँ पे रेगुलर में ऑप्शन में आ जाए, क्योंकि हम लोग रेगुलर भर रहे हैं, करेक्शन नहीं कर रहे हैं या रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे रेगुलर में चूज करेंगे। चूज जैसे ही है यहाँ पे चूज रहेगा। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन देख सकते हैं। जिन लोग का कुछ भरा हुआ है, सेव किया हुआ है, तो यहाँ पे आप यहाँ से जाके उस पाथ को ओपन करके खोल सकते हैं। जो लोग नया भरते हैं यहाँ पे क्लिक टू कंटिन्यू करके नया पूरा फ्रेश भरेंगे। जो लोग मेरा ऑलरेडी सेव हुआ है, क्योंकि मैं इसीलिए बना लिया हूँ पहले कि आप में भरने के टाइम में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, उसमें आपका वीडियो का लेंथ जो है बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैं ऑलरेडी बनाया हूँ। उसको डिटेल से मैं बात करूँगा। मैं हर स्टेप में बोलते रहूँगा कि ये इसमें क्या भरना है, इसमें क्या भरना है, सारा डिटेल्स में बोलूँगा। लेकिन बोलने के बाद फिर मैं खुद भरूँगा ना, उसमें बहुत टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो छोटा वीडियो इतना बड़ा हो जाता है तो बहुत लेंदी हो जाता है। तो इसलिए क्या मैं पहले भर लिया हूँ, आपको समझाऊँगा डिटेल्स में, ये इसमें भरना है, डिटेल्स में इसको पूरा आराम से भरूँगा, आपको समझाऊँगा। ठीक है, मैं यहाँ से खोल लूँगा। जैसे ही मेरा सेव फाइल को जहाँ पे है वहाँ पे मैं जाके उसको खोलूँगा। मेरा डेस्कटॉप में सेव है, तो डेस्कटॉप में जाके मेरा जो इस फाइल का नाम में है तो उसको मैं खोल लूँगा। सेव करा हुआ है उसको मैं यहाँ पे इस फाइल के में सेव हुआ है, मैं इसको खोल लूँगा। आपका जैसे ही सेव हुआ तो आप वहाँ पे खोल लेंगे, नहीं तो फ्रेश खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको करके क्लिक टू कंटिन्यू कर सकते हैं। करने के बाद ऐसे ही आपका स्क्रीन का ऊपर फॉर्म आ जाएगा। मेरा ऑलरेडी भरा हुआ है तो इसीलिए ये आ रहा है, नहीं तो आपका पहली बार होगा तो ये सारा ब्लैंक रहेगा। तो ब्लैंक रहेगा तो उसका आपको क्या भरना पड़ेगा, पहले फॉर्म यहाँ पे जो फिलअप कर रहे हैं यानी रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं उसका फिनेंशियल ईयर क्या है, यहाँ पे आपको चूज करना है। जो फिनेंशियल ईयर क्या चूज करेंगे, फिनेंशियल ईयर चूज करने के बाद ऑटोमेटिक आप उसके बाद आपको क्वार्टर चूज करना पड़ेगा, कौन सा क्वार्टर आप भर रहे हैं। हम लोग फोर्थ क्वार्टर भर रहे हैं तो इसलिए फोर्थ क्वार्टर चूज किया। आपका जिस क्वार्टर होगा, आप मान लीजिए थर्ड क्वार्टर भर रहे हैं तो थर्ड क्वार्टर का ऑप्शन आएगा। तो उसमें क्या हो रहा है, ये सारा आएगा ही नहीं, आपका सिर्फ ये तीनों ही ऑप्शन आएगा, इसमें कंप्यूटेशन पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग फोर्थ क्वार्टर भर रहे हैं तो फोर्थ क्वार्टर चूज किए। उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स हम लोग भरेंगे। ये क्या डिटेल्स किसका भरेंगे, यानी कंपनी का इंफॉर्मेशन भरेंगे, जिसका जो टीडीएस काटा है और सैलरी के अगेंस्ट में जो टीडीएस काट के गवर्नमेंट को पेमेंट किया, जो कंपनी का डिटेल्स यहाँ पे भरेंगे। उसका टैन नंबर यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद उसमें
लास्ट डिडक्ट जो अकाउंट नंबर था कुछ चेंजेस हुआ होगा तो इसमें आप यहाँ पे उसका दे सकते हैं, लेकिन टैन नंबर मैक्स मेरा है, इसमें मेरा और कुछ नहीं है तो यहाँ पे मेरा टैन नंबर में डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे जो फिनेंशियल आप डाल रहे हैं, आपका ये जो फिनेंशियल चूज किए वो ऑटोमेटिक यहाँ पे असेसमेंट ईयर आ जाएगा, आपको यहाँ पे चूज नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन नंबर, किसका पैन नंबर देंगे यानी कंपनी का पैन नंबर, जो टीडीएस काटा है, जो जिसका रिटर्न जो भर रहा है रिटर्न उसी का पैन नंबर, यहाँ पे कंपनी का इंफॉर्मेशन भरना पड़ेगा, पैन नंबर यहाँ पे उसका दे दिए। उसके बाद टाइप्स ऑफ डिडक्टर यानी जो डिडक्टर यानी कंपनी है या आपका पार्टनरशिप फार्म है या अलग है, जो टीडीएस काटा है यानी एम्प्लॉयर का पोर्शन यहाँ पे भर रहे हैं तो एम्प्लॉयर का पैन यहाँ पे भर दिए। उसके बाद जो एम्प्लॉयर जो है यानी कंपनी है या फार्म है, एलएलपी है, क्या किस कैटेगरी में, उस कैटेगरी में आपको चूज करेंगे। मेरा कंपनी है तो मैं कंपनी चूज किया, आपका जिस कैटेगरी में आ रहा है तो उस कैटेगरी आप चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए रिवाइज रिटर्न में नो ऑटोमेटिक आया, क्योंकि मैं जो पहले चूज किया था वहाँ पे रेगुलर में था इसलिए यहाँ पे नो आ गया। मैं करेक्शन होता तो यहाँ पे येस होता रिवाइज रिटर्न, तब उसका रिसीव नंबर ये सारा और ये आता, क्योंकि ओरिजिनल रिटर्न में ये सब जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, ये सारा आपको कुछ नहीं भरना पड़ेगा, लास्ट डिडक्टिव टाइप ये सारा कुछ नहीं भरना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयर डिटेल्स भरना पड़ेगा, यानी कंपनी हो या पार्टनरशिप फार्म हो या दूसरा कोई है जो टीडीएस काटा है उसका डिटेल्स यहाँ पे भरना पड़ेगा। डिडक्टर का डिटेल्स यहाँ पे भर रहे हैं तो उसका नाम, उसका ब्रांच, कुछ कंपनी मेरा है तो इसीलिए नाम रहा, उसका ब्रांच, दूसरा ब्रांच का कुछ अलग नाम होगा तो यहाँ पे अलग नाम दे सकते हैं। मेरा सेम है तो कोई इसमें सेम डाल दिया। उसके बाद ये जो है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट नेम, ये सारा जो है गवर्नमेंट के लिए, कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। मेरा गवर्नमेंट नहीं है तो गवर्नमेंट का होगा तो ये सारा एप्लीकेबल होगा, मेरे लिए नहीं है, आपके लिए होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट का कंपनी, गवर्नमेंट का रिटर्न भर रहे हैं तो आप उसका डिटेल्स यहाँ पे भरेंगे। मेरा केस में नहीं है तो नहीं भरना। उसके बाद सारा ये कंपनी का डिटेल्स या फार्म का डिटेल्स यानी डिडक्टर का जो है, जो डिडक्ट टीडीएस काट के गवर्नमेंट को पेमेंट किया है उसका सारा डिटेल्स यहाँ पे भर लेंगे। जो स्टार मार्किंग है वो कंपलसरी भरना पड़ेगा, जो स्टार मार्किंग नहीं वो ऑप्शनल है, आप उसको भर सकते हैं नहीं भर सकते आपका ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद ये सारा भरने के बाद यहाँ पे आप चीज़ देखेंगे कि आपका स्टेट भर लिए, उसका फ्लैट नंबर, ये सारा कंपनी का डिटेल्स भर लिए। उसके बाद उसमें यहाँ पे देखेंगे हैज़ एड्रेस चेंज सिंस लास्ट रिटर्न, ये जो आपका एड्रेस जो भरे हैं ये रिटर्न आप पिछले जो रिटर्न भरते थे उस एड्रेस जो दिए थे उस टाइम, उस एड्रेस क्या चेंज हुआ है लास्ट रिटर्न से। मेरा केस में नो है, नहीं चेंज हुआ है तो मैं नो रखा हूँ, आपका चेंज हुआ होगा तो यहाँ पे ये ऑप्शन चूज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जीएसटी नंबर कंपनी का दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप भर सकते हैं नहीं भर सकते आपका ऊपर डिपेंड करता है कि जीएसटी नंबर ये ऑप्शनल दिया गया है। कि बहुत सारा कंपनी का भी जीएसटी नंबर नहीं रहता है, अप्लाई वो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो उन लोगों के लिए ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं नहीं डाल सकते आपका ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रहेगा कि आपका जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन जो है, जो आप साइनिंग अथॉरिटी, कंपनी का हो, अलग अलग पर्सन का हो, फार्म का हो, साइनिंग अथॉरिटी एक रहते हैं तो उनका यहाँ पे आपका उनका इंफॉर्मेशन यहाँ पे भरेंगे। उनका नेम भरेंगे यानी कंपनी का नाम भर सकते हैं या डेजिग्नेशन जो पर्सन है उनका नाम यहाँ पे भरेंगे। एंड नेम ऑफ द पर्सन है, जो यहाँ पे जो डेजिग्नेशन पर्सन है उनका नाम यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद वो उनका डेजिग्नेशन क्या है यहाँ पे भर लेंगे। ठीक है, नेम भर लिए, यहाँ पे आपका जो डेजिग्नेशन पर्सन है, जो सिग्नेचर अथॉरिटी जो अथॉरिटी पर्सन है उनका नाम यहाँ पे भर लेंगे। उसके बाद डेजिग्नेशन क्या है उनका भर लेंगे। उसके बाद उनका पैन नंबर, जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है उनका पैन नंबर यहाँ पे भर लेंगे। उसके बाद रेस्पॉन्सिबल पर्सन का एड्रेस, मान लीजिए कंपनी का एड्रेस जो है रेस्पॉन्सिबल पर्सन का एड्रेस सेम है तो आपको ये भरना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे टिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। लेकिन आपका अलग अलग होगा तो आपको यहाँ पे टिक नहीं करना पड़ेगा, आपको इंडिविजुअली भरना पड़ेगा, अलग अलग करके भरना पड़ेगा। स्टेट ये सारा, फोन नंबर ये सारा भरना पड़ेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर दे सकते हैं, ईमेल ऑप्शनल है, जो स्टार मार्किंग है उसको आप पहले भर लेंगे। उसके बाद एड्रेस चेंज हुआ तो यस नो यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद लास्ट रिटर्न जो आप भरे हैं, ये जो रिटर्न अभी भर रहे हैं जी, यहाँ पे बोला है हैज रेगुलर स्टेटमेंट फॉर फॉर्म 24Q फाइल्ड फॉर अर्लियर पीरियड, यानी इसका पिछले क्वार्टर भी भरे थे क्या, या उसका पिछले क्वार्टर भरे कंटिन्यू बेसिस में भरते हैं क्या। नहीं, मेरा केस में नहीं है तो नो कर रहा हूँ, इसलिए मेरा यहाँ पे रिसीव नंबर नहीं डालना पड़ रहा है। मान लीजिए इसका पिछला क्वार्टर यानी थर्ड क्वार्टर आप भरे हैं तो यहाँ पे आप येस कर लेंगे। उसके बाद उसका रिसीव नंबर जो आप पेमेंट जो चालान जनरेट होता है, जब टीडीएस अपलोड हो जाता है, अपलोड होने के बाद एक चालान जनरेट होता है, उसमें टोकन नंबर मिलता है तो उस टोकन नंबर यानी रिसीव नंबर यहाँ पे आप डाल
देंगे। डालने के बाद इसको आप क्या करेंगे, हर पेज को आप सेव कर सकते हैं। सेव करके जहाँ पे आप ये किए उसको सेव कर रख सकते हैं। मान लीजिए इतना भरे ना, काल में आज नहीं भरूंगा कल भरूंगा, तो उस फाइल को जैसी प्रोसेस में मैं खुला था, मेरा सेव फाइल था ना, उसी प्रोसेस में खुला था, उसी प्रोसेस में फिर दोबारा खोल लेंगे। आप सेव कंटिन्यू करेंगे तो आपको सिस्टम, मान लीजिए कोई ये हो गया तो आपको ये जितना भरे हैं उसमें कुछ एरर नहीं हो। मान लीजिए मेरा सिस्टम सडनली बंद हो गया, जितना सारा मैं सेव करके रखा हूँ वो सेव रहेगा आपका, ठीक है। उसके बाद सेकंड में जाएंगे, चालान इन्फॉर्मेशन भरेंगे। ये मेरा ऑटोमेटिक आया, इसमें मैं भरा हुआ है इसलिए ये रो आया है, लेकिन आपका इसमें ब्लैंक रहेगा। तो आपको चालान में जैसे जाएंगे, जितना चालान पेमेंट किए हैं उसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ऐड रो में क्लिक करेंगे। ऐड रो में क्लिक करके जितना सारा चालान है, मान लीजिए 10 चालान है, उस क्वार्टर में आप भर रहे हैं 10 चालान है, तो 10 यहाँ पे डाल के ओके कर लेंगे तो 10 खुल जाएगा। मान लीजिए मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे 2 दिखा रहा हूँ, तो 2 चालान खुल जाएगा। 2 चालान खुल गया, सारा ब्लैंक जैसे ही है यहाँ पे रहेगा। आप उसी को एक एक करके भरेंगे। मेरा एक ही चालान है तो मैं एक ही भर रहा हूँ, तो इसलिए ये सारा को मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी डिलीट करता हूँ, कैसे डिलीट करता हूँ देखिए। 3 नंबर वाला डिलीट करना चाहता हूँ, 3 नंबर वाला डिलीट करना चाहता हूँ तो 3 डाल दिया। उसके बाद मैं 2 नंबर वाला डिलीट करता हूँ। एक मेरा बेसिक है ना, तो मैं एक को रख के 2 ही डिलीट कर दिया, क्योंकि आप जितना सारा चालान है उतना रो रखेंगे, बाकी को डिलीट कर देंगे। मेरा यहाँ पे है, अभी बोल रहा हूँ एक एक चीज़। ये जो ब्लैक कलर है वो ऑटोमेटिक फिल होता है, तो आपको वहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ जो ये व्हाइट वाला जो है उसी को आप भरना है। ये चालान का डिटेल्स भर रहे हैं तो आपको चालान को देख के भरना पड़ेगा कि चालान कितना चालान है। मेरा एक चालान है तो आपका जितना चालान होगा उसका चालान का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भर देंगे। मेरा TDS अमाउंट चालान से देख रहा हूँ मैं, अमाउंट कॉलम में TDS इतना है, मैं TDS भर लिया। सरचार्ज मेरा कुछ नहीं है, आपका होगा तो इस तरह भरेंगे। एजुकेशन सेस मेरा है, TDS चालान में पेमेंट हुआ है, मैं चालान से देख रहा हूँ तो मेरा इतना है, तो मैं यहाँ पे भरूंगा। इंटरेस्ट कुछ नहीं है, फीस कुछ नहीं है, पेनल्टी कुछ नहीं है, ये ऑटोमेटिक ये आएगा, टोटल में ऑटोमेटिक आएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो चालान में इंफॉर्मेशन है उसी को देख के आप भरेंगे। BSR कोड चालान से देख लेंगे, BSR कोड, डेट ऑफ जो आपका चालान जो पेमेंट किए हैं उसका डेट देख लेंगे चालान से, वो भर लेंगे। उसका सीरियल नंबर, जो चालान जो आप जनरेट हुआ है उसका सीरियल नंबर यहाँ पे भर लेंगे। मोड ऑफ पेमेंट जो बैंक एडजस्टमेंट यहाँ पे नो कर देंगे, कोई इशू नहीं है। उसके बाद इंटरेस्ट अलॉटेड कुछ हुआ है तो आप यहाँ पे, मेरा कुछ नहीं है, आपका होगा तो डाल देंगे। अदर में कुछ होगा तो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है, मेजर हेड ऑफ चालान 200 और यहाँ पे 400। हम लोग जो रेगुलर TDS पेमेंट करते हैं 200 में होता है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हम लोग का ऊपर कुछ रेस करता है तो हम लोग 400 में पेमेंट करते हैं। तो आप चालान से देख लेंगे कि 200 में पेमेंट हुआ है या 400 में। मैक्सिमम केस में, सारा केस में लगभग 200 में पेमेंट होता है, कुछ ऑफ द केस में 400 में हुआ होगा। आप चालान से उसको चीज़ देख के यहाँ पे भर लेंगे। यहाँ पे ऑप्शन जैसे क्लिक करेंगे आप, 2 ऑप्शन आएगा, आपको ऑप्शन में चूज करना है, ठीक है। ये चालान इन्फॉर्मेशन भर लिए। अभी ये जो चालान इन्फॉर्मेशन जो दिए हैं, जिसका चालान आप जो काटे, मान लीजिए मेरा स्टाफ 2 है, मैं 50,000 TDS चालान एक साथ पेमेंट कर दिया हूँ, एक चालान में पेमेंट किया। तो ये जो चालान इन्फॉर्मेशन भरा हूँ, उसके बाद जिसका मैं TDS काट के पेमेंट किया हूँ उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरना है, उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरना है। यानी ये जो चालान, मान लीजिए मैं 50,000 का चालान TDS का यहाँ पे भरा हूँ, वो जो 50,000 का अंदर में कितना सारा स्टाफ था, कितना सारा का स्टाफ का अंदर में मैं TDS जिन लोग का काटा हूँ उन लोग का इन्फॉर्मेशन का भरना है। जिन लोग का TDS का इन्फॉर्मेशन, जो TDS काटा हूँ, यानी मान लीजिए मेरे पास 2 स्टाफ है, उन लोग का TDS एक का 25,000 हो रहा है और एक का 25,000, दोनों का 25-25 हो रहा है, टोटल में 50,000 हो रहा है। तो मैं 50,000 एक साथ एक चालान में पेमेंट कर दिया। तो एक चालान का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भर दिया कि एक चालान में 50,000 पेमेंट किया हूँ। लेकिन एनेक्सर 1 में अभी क्या भरना है, डिडक्टिव डिटेल्स, यानी जो TDS जो काटे हैं, गवर्नमेंट को जो पेमेंट किए हैं इस चालान में जो पेमेंट किए हैं, उस चालान में कितना डिडक्टिव थे, उसमें 2 डिडक्टिव थे या 3 डिडक्टिव थे या 10 डिडक्टिव थे, उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरेंगे। मेरा केस में 1 है, एक चालान में मेरा एक ही स्टाफ का काटा हूँ तो मैं 1 भरा हूँ। आपका जितना ज़्यादा होगा, यहाँ पे आप क्या करेंगे ना, इंसर्ट रो में जाएंगे। जाने के बाद चालान नंबर 1, यानी मेरा एक चालान है ना, मान लीजिए यहाँ पे 2 चालान होता तो यहाँ पे 2 चालान दिखा था कि चालान 1 में कितना डिडक्टिव है और चालान 2 में कितना डिडक्टिव है। आपका, मेरा केस में 1 है तो मैं 1 चूज किया हूँ तो मेरा 1 रो दिखा रहा है। आपका मान लीजिए एक चालान में 2 पार्टी है, यानी 2 स्टाफ का मैं TDS एक साथ काटा हूँ तो यहाँ पे 2 दिखाऊंगा, करके ओके करूंगा।
ओके करने के बाद क्या होगा ना, आपका ऐड हो जाएगा, 2 कॉलम आ जाएगा, चालान सीरियल नंबर एक एक रहेगा सब में, और ये BSR कोड ये सारा सब सेम रहेगा, लेकिन आपको अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। उसके लिए 92B, इसके लिए भी 92B, लेकिन अमाउंट अलग अलग रहेगा। और स्टाफ का डिटेल्स जो है, पैन नंबर हो, उसका ये हो, उसका नाम हो, उसको कितना अकाउंट में ट्रांसफर है, उसका अकाउंट में सारा डिटेल्स अलग अलग रहेगा। लेकिन उस चालान अंदर में ये सारा को पेमेंट किए, इसीलिए आपको यहाँ पे डिटेल्स देना पड़ता है। क्योंकि गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा, एक चीज सोचिए, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा ये चालान जो आप पेमेंट किए हैं उसका एग्नेस्ट में कितना सारा स्टाफ है। गवर्नमेंट को तो पता नहीं चला, आपकी पेमेंट करने के टाइम में सिर्फ आप आपका कंपनी का इन्फॉर्मेशन भरे, लेकिन डिडक्टी का इन्फॉर्मेशन यानी स्टाफ का इन्फॉर्मेशन तो नहीं भरे। तो यहाँ पे उस स्टाफ का इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं कि इस स्टाफ का अंदर में मैं इतना इतना TDS काटा हूँ, उसका स्टाफ का नाम ये है, तो इसी का डिटेल्स यहाँ पे भर रहे हैं, यहाँ पे भर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चूज करें, मेरा केस में 1 है, आपका केस में जितना होगा आप उसी हिसाब से चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन, जो चालान से पता चल जाएगा कि कौन सा सेक्शन में पेमेंट किया है। 92B इसलिए है, 92B जो यहाँ पे देख सकते हैं, पेमेंट ऑफ पे एम्प्लॉइज अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 92B है, अदरवाइज आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो सेक्शन अलग चेंज हो जाएगा। ये सब ध्यान से रखेंगे। उसका ये जो ब्लैक कलर का आ रहा है वो ऑटो पॉपुलेटेड है, आप उसको कुछ करना नहीं, मेरा भरा हुआ है इसलिए बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आ जा रहा है। यहाँ पे आपका ब्लैंक रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लेना, पूरा कंप्लीट कर देंगे तो सारा इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक भरते रह जाएगा। ठीक है, मैं जो पार्ट आपको भरना है उसको मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे सीरियल नंबर 1 करके आप डाल देंगे, कोई इसमें ये नहीं है, 1 2 करके सीरियल नंबर डाल देंगे। ठीक है, ये जो सीरियल नंबर आप डाल रहे हैं एक ध्यान देंगे, क्योंकि एक चालान, मान लीजिए ये चालान का नंबर 1 है, इस चालान का नंबर मान लीजिए मेरा 5 स्टाफ है, तो सीरियल ऐसे करेंगे, पहला सीरियल नंबर 1 को दिए, सेकेंड 1 को दे देंगे, थर्ड 1 दे देंगे, 5 1 दे देंगे, ऐसे ही करके सीरियल नंबर डालेंगे, अलग अलग डालेंगे, एक सबको सेम नहीं रखेंगे। उसके बाद एम्प्लॉय रेफरेंस नंबर, मान लीजिए आपका कंपनी में एम्प्लॉय बहुत सारा है, उसका रेफरेंस नंबर यानी एम्प्लॉय कोड जनरेट होता है, तो यहाँ पे आपको उसको डाल देंगे। नहीं हो रहा है फिर भी 1 2 3 करके ऐसे करके डाल दीजिए उसका, अब कुछ है तो आप एम्प्लॉय कोड यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना पड़ता है कि ये जो चालान जिसका है, जिसका अगेंस्ट में हम लोग TDS काटे थे, आपका जो पेमेंट दिए इस चालान में, उसका डिटेल्स ये है, उसका उस एम्प्लॉय का डिटेल्स, पैन नंबर ये है, उसका नाम ये है, उसका डेट ऑफ जो हम लोग उसको अमाउंट जो ट्रांसफ़र किए, उसका अकाउंट में सैलरी पेमेंट किए थे ये डेट है, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरना पड़ता है। इसीलिए क्योंकि चालान आप तो पेमेंट कर दिए गवर्नमेंट को, चालान के अगेंस्ट में आपको डिटेल्स दिखा रहा है कि इस चालान का अंदर में इतना सारा स्टाफ था, इतना सारा TDS अमाउंट था, इतना हम लोग उसका सैलरी में दिए, इतना TDS काटे थे, उतना हम लोग गवर्नमेंट को पेमेंट यानी आपको पेमेंट कर दिए, ये गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो उसका यहाँ पे पैन नंबर दे दिए, नेम भर दिए, डेट ऑफ जो उसका अकाउंट में जो सैलरी ट्रांसफ़र किए उसका डेट यहाँ पे दे दिए। उसके बाद अमाउंट ऑफ क्रेडिट जितना है उसका अकाउंट में क्रेडिट किए हैं अमाउंट यहाँ पे भर लिए। उसके बाद TDS कितना काटे और शॉर्ट चार्ज कितना है, एजुकेशन सेस कितना है, सारा यहाँ पे भर लेंगे। भरने के बाद आपको यहाँ पे भर लेंगे, एजुकेशन कुछ होगा तो यहाँ पे भर लेंगे, मेरा है मैं भर रहा हूँ, आपका चालान से देख लेंगे कितना कितना ये हुआ है, सारा किस एम्प्लॉय का कितना दिया है आपका अकाउंट्स में तो होगा ना कि इस एम्प्लॉय से मैं इतना TDS काटा हूँ इस मंथ में, इस मैं स्टाफ से इतना अकाउंट में काटा हूँ, तो सारा डिटेल्स इंडिविजुअली आप स्टाफ वाइज भरेंगे कि आपका ये जो अमाउंट जो है, ये जो अमाउंट है आपका ये चालान का अमाउंट के साथ मैच होना चाहिए। ये मान लीजिए मेरा 5 तो स्टाफ है, यहाँ पे 50,000 चालान भरा हूँ, तो एक चालान में मेरा 50,000 है, तो ये 50 मिला के सारा 50,000 अमाउंट होना चाहिए। कि ज़्यादा हो जाएगा तो फिर नहीं होगा। अब चालान 50,000 पेमेंट किए तो 50,000 का डिटेल्स यहाँ पे भरेंगे, 50,000 इसी स्टाफ से कटा, बस सिंपल बात है। उसके बाद टोटल डिपॉजिट अमाउंट ये यहाँ पे भर लिए। उसके बाद डेट ऑफ डिडक्शन, कौन सा डेट आप में TDS आप डिडक्ट किए थे। नॉर्मली आप जिस टाइम में उसका अमाउंट जो ट्रांसफ़र किए अकाउंट में उसी डेट को आप यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, जिस दिन उसका डिडक्ट किए हैं TDS। गवर्नमेंट को आप पेमेंट करते हैं उसका नेक्स्ट मंथ 7 तारीख के अंदर पेमेंट करते हैं वो भूल जाइए, लेकिन डिडक्ट कब किए थे, डिडक्ट उसका जिस दिन आप सैलरी उसको पेमेंट किए तो TDS काट के किए थे ना, तो उसी डेट आप डाल देंगे उस। ठीक है, उसका रिमार्क्स में ये क्या है ना, आपका TDS नहीं कटना है या लो TDS काटना है, इसमें रिमार्क्स देना पड़ेगा। मान लीजिए एक एम्प्लॉय जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है कि उसका TDS नहीं काटना है, तो सर्टिफिकेट कुछ इशू किया है या लो TDS काटना है, तो यहाँ पे आपको ये चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन चूज करके यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा। मेरा केस में कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे नहीं भर रहा, आपका केस में होगा तो आप भरेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो है 4th क्वार्टर के लिए स्पेसिफिक भरना पड़ता है।
इसमें आपका हो गया। तो ये क्वार्टर में आपका जो फोर्थ क्वार्टर का जो है भर रहे हैं, ये आपका ये हर क्वार्टर में भरते हैं। लेकिन फोर्थ क्वार्टर में स्पेसिफिक क्यों भरते हैं ना, फोर्थ क्वार्टर में कंप्यूटेशन देना पड़ता है, सारा एम्प्लॉय का डिटेल्स यहाँ पे भरना पड़ता है, ठीक है। जिसका टीडीएस यहाँ पे नहीं काटे हैं उसका इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे भर सकते हैं कि वो स्टाफ चाहता है कि मेरे को भी 26 AS में मेरा जो सैलरी इनकम है शो करे, लेकिन टीडीएस नहीं काटते, लेकिन मेरा जो सैलरी अमाउंट शो करे या फॉर्म 16 मेरे को चाहिए, तो वो उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप भर के जनरेट कर लेंगे। तो उसका 26 AS में वो देख पाएगा कि मेरा जो सैलरी है इतना है, उसमें टीडीएस नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन मेरा सैलरी इतना है। क्योंकि वो लोग भी रिटर्न भरते हैं, सैलरी टैक्सेबल नहीं आता है, फिर भी वो लोग रिटर्न भरते हैं, कोई लोन वगैरह कुछ लेने के लिए सोचते हैं तो रिटर्न भरते हैं, तो उससे उनको फायदा होता है कि 26 AS में उनका सैलरी इनकम रिफ्लेक्ट होता है, तो उनको थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप उसका नाम भी यहाँ पे भर सकते हैं, उनका पैन इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं ना। फिर भी आपका टीडीएस नहीं काटे, उसका चालान इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर भी आपको यहाँ पे आपको चालान इन्फॉर्मेशन नहीं भरना पड़ता है, यहाँ पे आप भरना पड़ता है कि सैलरी डिटेल्स, यानी जिस तरह का स्टाफ का टीडीएस काटे हैं उसका डिटेल्स तो भरेंगे, उसके साथ जो लोग का नहीं काटे हैं फिर भी उसका डिटेल्स यहाँ पे भर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप भर सकते हैं, भर लेंगे। उसका क्या है ना 26 AS में उसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए उसका सारा पैन नंबर वगैरह इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं, कितना अमाउंट ट्रांसफर किए वो सारा इन्फॉर्मेशन भर देंगे। लेकिन जिन लोगों का टीडीएस काटा है उन लोगों का तो कंपलसरी भरेंगे, जिन लोगों का टीडीएस नहीं काटा है वो आपका ऊपर बेस करता है, ऑप्शनल है, आप भर सकते हैं नहीं भर सकते वो आपका ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड रो करना पड़ेगा, जितना सारा आपका स्टाफ का इन्फॉर्मेशन भरना चाहते हैं यहाँ पे नंबर दे के नंबर डाल के ओके कर लेंगे। मेरा 1 है तो मैं 1 का डाला, मान लीजिए मेरा 10 होगा तो 10 यहाँ पे डाल के ओके कर देता, 10 तो रो खुल जाता, सबका इन्फॉर्मेशन भरता। यहाँ पे ब्लैंक किसी को रखना नहीं, मान लीजिए मेरा 10 रो ले लिया, चूज कर लिया, लेकिन 9 का स्टाफ का भरा, 1 का ब्लैंक रख दिया, तो उसको आप चूज करके डिलीट कर देंगे। कैसे डिलीट करेंगे, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन में जाएंगे, डिलीट का ऑप्शन में जाएंगे, जाने के बाद आपको उसी रो का आप चूज करेंगे। जैसे मेरा यहाँ पे 1 है, मान लीजिए आपको 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 10 तक रहेगा, तो 10 वाला डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे 10 टाइप करके ओके कर लेंगे, तो 10 नंबर वाला डिलीट होगा। अब यहाँ पे 1 टाइप कर लेंगे तो 1 वाला डिलीट हो जाएगा, तो रो नंबर जो है वही रो नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। थोड़ा रेस्ट, 2 मिनट का रेस्ट, गला में थोड़ा ये हो गया, पानी थोड़ा पी लेता हूँ। ठीक है, अभी चलते हैं, ठीक है। उसके बाद सीरियल नंबर यहाँ पे 1 डाल दिए, 1 2 3 4 करके आप डाल सकते हैं सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर है आपका एम्प्लॉय का, पैन नंबर यहाँ पे देंगे, उसका नाम यहाँ पे भरेंगे। इसमें आपको चूज करेंगे वो डिडक्ट जो टीडीएस जिसका काटे हैं वो जो स्टाफ है वो सीनियर सिटीजन है क्या, सुपर सीनियर सिटीजन है क्या, वोमेन है क्या, और ये तीनों में नहीं है तो आप अदर्स में डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो स्टाफ है कब से आपके पास से है, यानी जो रिटर्न भर रहा है जिस एम्प्लॉयर, वो उस एम्प्लॉयर के पास से कब से है उसका डेट से डाल देंगे, कब तक है। यहाँ पे मान लीजिए करंट पीरियड तक है तो अभी तक है तो उसका डेट और ये डाल देंगे, 31 मार्च तक है तो आप डाल दिए, लिखा है डेट और टू व्हिच एम्प्लॉय विथ करंट एम्प्लॉय, जो करंट फिनेंशियल तक, ये फिनेंशियल तक है तो यहाँ पे उसका डेट डाल देंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई बीच में ज्वाइन करता है तो इसका बीच का वाला डेट यहाँ पे डालेंगे, जब से ज्वाइनिंग है उसी डेट से डालेंगे, कब तक यानी ईयर एंडिंग तक है तो ईयर एंडिंग का डेट यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, जिस फिनेंशियल भर रहे हैं। ये अमाउंट तो ऑटो पॉपुलेटेड होता है। उसके बाद रिपोर्टेड टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी रिसीव फ्रॉम अदर एम्प्लॉयर, यानी मेरा अदर एम्प्लॉयर इस मतलब जो मेरा ये एम्प्लॉई है मेरा ये 2014 से है तो इस फिनेंशियल ईयर में मेरा पूरा है, इस फिनेंशियल ईयर में पूरा है, काम किया है मेरे पास, तो उसका इसलिए मेरा अदर एम्प्लॉयर का ये अमाउंट में 0 है। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय आपके पास आया है, 6 महीना आपके पास काम किया है, 6 महीना दूसरा कंपनी में काम करता था, तो इसका 6 महीने का इन्फॉर्मेशन जो पिछले एम्प्लॉयर के पास था उस एम्प्लॉयर का इन्फॉर्मेशन आप एम्प्लॉय से ले लेंगे, उसका अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे, कितना अमाउंट सैलरी रिसीव किया है। अब मेरा केस में नहीं है तो मैं कुछ नहीं डालना, आपका केस में होगा तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद ये जो है रिपोर्टेड टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम अदर एम्प्लॉयर, सारा अदर एम्प्लॉयर का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भर लिए। उसके बाद
टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 16II। 16II क्या है? 16II ये है कि आपका 16II में जो आपका एंटरटेनमेंट अलाउंसेस जो मिलता है 16II गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्पशन है, बाकी के लिए टैक्सेबल है। यदि मान लीजिए आपको कुछ मिला है इसमें मिला है तो 16II में डिडक्शन आपको मिलेगा नहीं। प्राइवेट के लिए मैं प्राइवेट का भर रहा हूँ इसलिए मेरा 0 है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा उसमें एंटरटेनमेंट अलाउंसेस मिल रहा है तो उसमें डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं 5000 और उसका लिमिट रहता है, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेशन करके आपको यहाँ पे डालेंगे। ये है 16II। 16III क्या है? 16III ये है, ये आपका है पी टैक्स का, यानी प्रोफेशनल टैक्स जो काटा हुआ है मैक्सिमम 2500 का डिडक्शन मिलता है। तो आपका पी टैक्स कटा हुआ है तो पी टैक्स यहाँ पे आप कितना काटा हुआ है यहाँ पे डाल देंगे। मेरा पी टैक्स काटा हुआ नहीं मेरा केस में, तो आपका होगा तो यहाँ पे डाल देंगे मैक्सिमम 2500 का बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो मैक्सिमम 2500 से ज़्यादा नहीं यहाँ पे डालेंगे। तो आपका जितना एक्चुअल पी टैक्स काटा हुआ है, पी टैक्स गवर्नमेंट को पेमेंट किया है, तो यहाँ पे आप उसको भर देंगे। उसके बाद टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 16IA। 16IA में क्या है ना, आपका ये स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले 40,000 था, इस फिनेंशियल ईयर में 50,000 हो गया। हम लोग जिस फिनेंशियल ईयर भर रहे हैं 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो यहाँ पे आप 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो आपका सैलरी जो इनकम है 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए। इनकम सैलरी जो 50,000 से ज़्यादा होगा तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, मैक्सिमम 50,000 डिडक्शन मिलता है। ठीक है, यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद इनकम फ्रॉम ये जो आपका ये सैलरी इनकम छोड़ने के बाद मान लीजिए हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आप है आपके पास, या स्टाफ का पास, मेरे जो आपको एम्प्लॉय का जिसका रिटर्न भर है उसका हाउस रेंट अलाउंसेस कुछ मिलता है, या हाउस प्रॉपर्टी का कुछ लॉस हो रहा है। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैसे होता है, यानी जो कुछ इंटरेस्ट लेके प्रॉपर्टी खरीदा हुआ है उसमें रेंट में नहीं लगाया, लेकिन उसका जो इनकम जनरेट होता है वो तो अल्टीमेटली उसका खर्चा है, तो लॉस आ रहा है, तो उसका वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा है, तो आप उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भर देंगे। उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भर लेंगे। हाउस प्रॉपर्टी का वगैरह इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो आप यहाँ पे उसका भर लेंगे। भरने के बाद इनकम भरने के बाद यहाँ पे आपका ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। यहाँ पे आप नहीं भरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपका स्टाफ आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो आप यहाँ पे नहीं भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे भरना है, जो मैं भरना है उसी को दिखाता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अमाउंट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCG पहले था, अभी ये सब नहीं है। पहले ये था 12-13 तक था, अभी ये सब नहीं है, तो इसमें यहाँ पे कुछ भरना नहीं है आपको। अभी जो है ये है इनकम टैक्स, जो टोटल टैक्स आपका क्या हो रहा है ना कैलकुलेशन हो रहा है। ये कैसे कैलकुलेशन हो रहा है कि आपके ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है भरने के बाद ना वो ऑटोमेटिक आपका इनकम टैक्स जो कंप्यूटेशन बनाए हैं, जो आप कंप्यूटेशन बनाते हैं ना, ऐसे आपका एक्सेल शीट में बनाते हैं या जिस शीट में बनाते हैं आप कंप्यूटेशन बनाते हैं उसी हिसाब से बनाए होंगे, तो आपका टैक्स कितना आ रहा है, इनकम टैक्स कितना आ रहा है, तो उसी हिसाब से आपके यहाँ पे भर लेंगे। सरचार्ज कितना आ रहा है यहाँ पे भर लेंगे। हेल्थ एजुकेशन से कितना आ रहा है यहाँ पे भर लेंगे। उसका रिलीफ कुछ मिल रहा है आपका एडवांस सैलरी या एरियर सैलरी अंडर सेक्शन 89, इसका पर ऑलरेडी मेरा वीडियो बना हुआ है मेरा चैनल में है। इसका कैसा ये होता है इसका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं यहाँ पे, और मैं डिटेल्स में नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, सेक्शन 89 में कुछ एडवांस एरियर सैलरी का कुछ बेनिफिट आपको रिलीफ चाहते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं, यानी कंप्यूटेशन का सारा डिटेल्स यहाँ पे भर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद टोटल अमाउंट टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बाय द करेंट एम्प्लॉय। ये करेंट एम्प्लॉयर का यहाँ पे जो टोटल जोड़ के यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा करेंट एम्प्लॉयर कितना आपका काटा है एनेक्सर 1 का हिसाब से। ये जो एनेक्सर 1 का हिसाब से कितना काटा है ऑल क्वार्टर का, वो सारा आपका यहाँ पे भरेंगे, क्योंकि 3 क्वार्टर में भरे होंगे तो अलग अलग क्वार्टर में अलग अलग ये भरे होंगे, तो आपका वो एनेक्सर 1 में जो डिटेल्स भरे हैं टोटल आप उसका कितना काटे हैं वो आपको यहाँ पे टोटल कितना काटे हैं TDS उसका आप यहाँ पे भरेंगे। ठीक है, टैक्स डिडक्ट किए TDS कितना काटे हैं तो यहाँ पे उसका भरेंगे पूरा डिटेल्स। ठीक है, मेरा इतना TDS उसका साल भर का काटा हुआ है तो मैं यहाँ पे भर लिया। मेरा टैक्स इतना आ रहा है, मैं TDS इतना काटा हूँ, तो यहाँ पे एक और चीज़ क्या यहाँ पे दिया है, रिपोर्टेड अमाउंट टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अदर एम्प्लॉयर। अदर एम्प्लॉयर से कुछ TDS काटा हुआ होगा उस एम्प्लॉय का, जिन लोग मैं बोला था ना 6 महीना मेरे पास काम किया है और 6 महीना दूसरा कंपनी के पास काम किया है, तो 6 महीने में मेरा इतना TDS में काटा हूँ, बाद बाकी 6 महीना जो वो एम्प्लॉयर से कुछ काटा होगा तो यहाँ पे आप उसका भर लेंगे। प्रीवियस एम्प्लॉयर में काटा होगा तो, नहीं काटा है तो आप यहाँ पे 0 कर लेंगे।
मेरा केस में जैसे ही नहीं है तो आपका केस में नहीं होगा तो आप 0 कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको ये वाला भरना पड़ेगा, वेदर टैक्स डिडक्टेड एट हायर रेट ड्यू टू नॉन फर्निशिंग ऑफ पैन बाय द डिडक्टी। आप मान लीजिए आपका एम्प्लॉय जो है, आपको उसका पैन इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो उस टाइम आप क्या किए थे ना, पहले पैन इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था जब टीडीएस काटने के टाइम में, उसके बाद वो पैन इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो आप रिटर्न भर रहे हैं, उसका पैन नंबर दे रहे हैं। मान लीजिए उसका पैन का इन्फॉर्मेशन उस टाइम नहीं दिया था तो आप टीडीएस ज़्यादा काट लिए थे, तो यहाँ पे आप उसको येस करेंगे। अब मेरा केस में नो है क्योंकि वो पैन मेरे को पहले से दे दिया था, मैं एक्स्ट्रा ज़्यादा टीडीएस नहीं काटा हूँ तो मैं यहाँ पे नो कर लूँगा। आपका मान लीजिए उस टाइम पैन नहीं दिया था, आप टीडीएस ज़्यादा काट लिए थे, हायर रेट में टीडीएस काट लिए थे, तो यहाँ पे येस करेंगे। मेरा केस में नो है तो मैं नो करा, आपका एक जो होगा आप उसी हिसाब से भर लेंगे। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंसेस वेदर एग्रीगेट रेंट पेड एक्सीड ₹1 लाख। जो आप हाउस रेंट अलाउंसेस कंपनी जो है उस पर्टिकुलर स्टाफ को पेमेंट कर रहा है 1 लाख से एक्सीड है, साल भर में पेमेंट किया है, तो आपको यहाँ पे येस करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो कर सकते हैं। मेरा केस में वो हाउस रेंट अलाउंसेस जो पेमेंट किया हूँ 1 लाख से ज़्यादा है तो यहाँ पे येस करूँगा। जैसे ही येस करूँगा तो जिस हाउस में वो रहता है मेरा स्टाफ, उस हाउस का लैंडलॉर्ड का डिटेल्स यहाँ पे भरना पड़ेगा। उस लैंडलॉर्ड का पैन नंबर, उसका नेम, सारा डिटेल्स मेरे को यहाँ पे भरना पड़ेगा। जिन लोग नो करेंगे ये डिटेल्स नहीं भरना पड़ेगा, जिन लोग का येस करेंगे उसके जो जिसमें जहाँ पे रेंटेड में रहता है उसका पैन नंबर, उसका डिटेल्स यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। मेरा केस में ये है, डिटेल्स में यहाँ पे भर लिया, ठीक है। मान लीजिए मेरा जो एम्प्लॉय जो है 6 महीना एक जगह रहता था और 6 महीना दूसरा एक लैंडलॉर्ड के पास था, मतलब दूसरा जगह में भाड़ा लेके रहा था, तो दूसरा का डिटेल्स यहाँ पे आप भरेंगे। पहला एम्प्लॉय उसका डिटेल्स यहाँ पे भर ले लैंडलॉर्ड का, सेकंड लैंडलॉर्ड का डिटेल्स यहाँ पे भरेंगे, उसका पैन नंबर यहाँ पे दे देंगे सेकंड का, और उसका नेम यहाँ पे भरेंगे। जितना आपके पास था वो यहाँ पे लैंडलॉर्ड का डिटेल्स यहाँ भरेंगे। मेरा एक ही लैंडलॉर्ड के पास वो साल भर था तो मैं एक ही का भरा हूँ। आपके पास बहुत सारा, वो मान लीजिए 2-3 ठो एक साल में 2-3 जगह में रेंट लिया है, चेंजेस किया है एड्रेस, मतलब रेंट किराए में लिया 2 महीना का एक जगह में और 1 महीना 3 महीने में, ऐसे करके साल भर चेंज किया है, तो आपका उसका लैंडलॉर्ड का डिटेल्स पूरा आपको देना पड़ेगा। जितना बार वो चेंज किया है साल भर में, जिसके पास था उसका पैन नंबर, उसका नाम, डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा यहाँ पे। मेरा केस में नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं भर रहा। उसके बाद पैन लैंडलॉर्ड से कोई इंटरेस्ट, कुछ लोन वगैरह कुछ दिया होगा या डिडक्शन क्लेम करा है 24B में, ये सारा होगा तो आप भरेंगे। मेरा केस में कुछ नहीं है तो आप यहाँ नहीं भर रहा हूँ। लैंडलॉर्ड का आप पेमेंट जो किए हैं उसमें कुछ इंटरेस्ट ये सारा हो रहा है, आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो आप 24B में आप यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लैंडलॉर्ड तक मेरा कोई ये नहीं है, यहाँ पे मैं नहीं भर रहा हूँ, आपको भी नहीं बोलना, आप भरना है तो आप देख लेंगे। सो लैंडलॉर्ड 3, लैंडलॉर्ड 1, लैंडलॉर्ड 2, सेम चीज़ को आप वो इस चीज़ को रिपीट किया है, ठीक है। ये चीज़ आप देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, वेदर कंट्रीब्यूशन पेड बाय द ट्रस्टीज ऑफ एन अप्रूवल सुपरएनुएशन फंड। जो आप सुपरएनुएशन फंड में कुछ कंट्रीब्यूशन किया आएगा आपका एम्प्लॉय, तो यहाँ पे आपको येस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। मेरा केस में नो है तो मैं नो चूज किया हूँ, आपका केस में होगा तो आप येस करके उतना किस उसका नाम क्या है, वो फंड जो सुपरएनुएशन फंड जो है, नेम ऑफ द सुपरएनुएशन फंड का नाम डालेंगे। उसके बाद डेट, फ्रॉम द कौन सा डेट में कंट्रीब्यूशन किया है, सारा यहाँ पे इंफॉर्मेशन भरेंगे। मेरा केस में नहीं है तो मैं नहीं भर रहा हूँ, आपके पास होगा तो यहाँ पे आप उसको भरेंगे। उसके बाद डेट ऑफ एम्प्लॉइज हैज कंट्रीब्यूट, जो सुपरएनुएशन फंड कौन सा डेट से ये किया है आप ये डेट चूज करेंगे। उसके बाद द अमाउंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन रीपेड ऑन अकाउंट ऑफ द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, कितना रीपेड हुआ है, उसका प्रिंसिपल कितना अमाउंट है, इंटरेस्ट कितना, कब से पेमेंट हुआ है, उसका यहाँ पे आप डालेंगे, ठीक है। उसके बाद कब कहाँ तक गया था हम लोग का, ज़्यादा चले गए क्या हम लोग, सुपरएनुएशन फंड तक था ना, हाँ ये यहाँ तक, ये हम लोग डिस्कशन कर लिए। 55 वाला कर लिए। और 56 में एग्रीगेट रेट ऑफ डिडक्शन टैक्स ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 ईयर में आपका जो एग्रीगेट ये है वहाँ पे डाल देंगे। जो आपका सुपरएनुएशन फंड में जो डाले हैं उसमें टीडीएस कुछ काटा होगा तो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद दी अमाउंट टैक्स डिडक्टेड ऑन रीपेमेंट के टाइम में कुछ टीडीएस काटा है तो आप यहाँ पे उसका भर सकते हैं। मेरा केस में कुछ नहीं है, आप होगा तो आप भर सकते हैं। सुपरएनुएशन फंड का डिटेल्स यहाँ पे भरना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्रॉस
सैलरी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। टोटल ग्रॉस सैलरी कितना है वो अमाउंट आप कंप्यूटेशन से देख के भर देंगे। यहाँ पे ग्रॉस सैलरी कितना है, उसके बाद परक्यूजाइड जो है कितना, वो परक्यूजाइड में कितना मिला है, परक्यूजाइड कितना मिला है इस सेक्शन में आपको मिल रहा है तो वहाँ पे भरेंगे। मेरा केस में नहीं है तो मैं कुछ नहीं भर रहा हूँ। प्रॉफिट लीव ऑफ सैलरी, प्रॉफिट लीव ऑफ सैलरी में कुछ मिला है सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 में प्रॉफिट लीव ऑफ सैलरी का कुछ है तो आप यहाँ पे भरेंगे। ट्रैवलिंग कंसेशन में कुछ है तो आपको यहाँ पे भरेंगे। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी में कुछ रिसीव किए तो आपको यहाँ पे भरेंगे ग्रेचुइटी अमाउंट की जितना रिसीव किए उस फिनेंशियल ईयर में। उसके बाद ये जो आप पेंशन स्कीम जो आप उसमें कुछ किए तो यहाँ पे करेंगे। कैश आपका कैश में कुछ मिला है, कैश इक्विवेलेंट लीव सैलरी में कुछ मिला है तो आप उसको लीव एनकेशमेंट जो मिला है, यानी जब जो लीव को एनकेशमेंट होता है उस फिनेंशियल ईयर में आपको लीव एनकेशमेंट कुछ मिला है तो आप यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस आपको भरना पड़ेगा क्या पे ना, आपको जो हाउस रेंट अलाउंसेस जो मिला है कंपनी से तो कितना उसमें से आपको डिडक्शन मिलता है। यहाँ पे हाउस सेक्शन 10A में हाउस रेंट अलाउंसेस कितना आपको मिलता है उसमें आपको ये डिटेल्स आपको मिलेगा। सेक्शन 10 सब सेक्शन ए में आपको कितना हाउस रेंट अलाउंसेस में आपको मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आप हाउस रेंट अलाउंसेस भर लिए। यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंसेस का सेक्शन 10 सेक्शन ए का आपका हाउस रेंट अलाउंसेस यहाँ पे भर लेंगे। कितना आपका हाउस रेंट अलाउंसेस में, ये मेरे आपको कंप्यूटेशन में दिखाता हूँ एक बार। देखिए हाउस रेंट अलाउंसेस का जो हम लोग कंप्यूटेशन बनाते हैं, ये मेरा हाउस रेंट अलाउंसेस टोटल में इतना हाउस रेंट अलाउंसेस रिसीव किया हूँ। 50% वाला जो हाउस रेंट कैलकुलेशन होता है 50%, 40%, 50% जो आपका मेट्रो सिटी में रहता है तो 50%, बाद बाकी में 40% रेंट पेड एक्चुअल किए, ये सारा एक्सेस 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए ये सारा होके जो आता है आपका जितना सारा फिगर एग्जेम्पशन मिलता है इस सेक्शन में उतना ही आपको देना पड़ेगा। सेक्शन जितना इस सेक्शन में जितना एग्जेम्पशन हो रहा है, ये जो सारा बोला हूँ आपका ग्रेचुइट में कितना एग्जेम्पशन मिल रहा है, आपका रिटायरमेंट में कितना इस सेक्शन में एग्जेम्पशन मिला है, वो सारा अमाउंट डालेंगे, ना कि टोटल अमाउंट डालेंगे। टोटल अमाउंट तो आप ग्रॉस सैलरी में डालें, यहाँ पे तो ग्रॉस सैलरी में आप डालें, यहाँ पे आपको एग्जेम्पशन कितना मिल रहा है उसी हिसाब से आपको डालेंगे सारा डिटेल्स। ठीक है, उसके बाद इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्स में कुछ आपका टीडीएस काटा हुआ है इनकम, जैसे इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट से कुछ टीडीएस काटा हुआ है, बैंक टीडीएस काटा है, उसका डिटेल्स यहाँ पे आप भरेंगे। इनकम अंडर दी, यहाँ पे जो टीडीएस जिसका मान लीजिए मेरा सेविंग बैंक इंटरेस्ट है 10,000 सेविंग बैंक इंटरेस्ट है तो मेरा सेविंग बैंक इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पे मैं डालूंगा 10,000। ठीक है, टीडीएस काटा हुआ होगा, नहीं काटा हुआ भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे टीडीएस उसका इनकम मान लीजिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का वो आपका स्टाफ डिटेल्स दे रहा है तो आप यहाँ पे भर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 80C में डिडक्शन कुछ क्लेम कर रहा है तो यहाँ पे आप वो 80C का डिटेल्स भरेंगे। यहाँ पे 80C का देखिए अलग अलग होता है, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, रेस्पेक्ट लाइफ इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड सेक्शन, ये ग्रॉस में डालेंगे और ये डिडक्टल। मान लीजिए मैं LIC जो प्रीमियम है 2 लाख का किया हूँ, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम हम लोग को डिडक्शन मिलता है 80C, 80CCC, 80CCD1 मिला के मैक्सिमम हम लोग को 1.5 लाख मिलता है। तो मैं यहाँ पे ग्रॉस में मैं डाला हूँ मान लीजिए 2 लाख डालूंगा क्योंकि मैं 2 लाख की कंट्रीब्यूशन मतलब टोटल मैं LIC में लगाया हूँ, लेकिन मेरे को डिडक्शन मिलेगा कितना 1.5 लाख। तो यहाँ पे मेरे को 1.5 लाख यहाँ पे डालना पड़ेगा ना कि 2 लाख। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये जो अमाउंट ये अमाउंट इक्वल हो सकता है लेकिन इस अमाउंट से ये ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 लाख होगा तो मैं यहाँ पे 1.5 लाख डालूंगा। ठीक है, उसके बाद 80CCC में कुछ होगा तो ग्रॉस अमाउंट कितना कंट्रीब्यूशन किए वो यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे आपको कितना डिडक्शन अलाउ है इस सेक्शन में कितना बोला गया है कि आपका 80C, 80CCC, 80CCD1 मिला के आपको मैक्सिमम मिलेगा 1.5 लाख, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो इस कलम और इस कलम को मिला के 1.5 लाख मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। उसका आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इन्वेस्टमेंट जितना कि इसमें डालेंगे, इसमें इसका 80C में जो इन्वेस्टमेंट कितना किए यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट किए यहाँ पे डालेंगे, लेकिन आपको डिडक्शन मैक्सिमम उतना मिलेगा। यहाँ पे मान लीजिए 1.5 लाख ले लिए तो यहाँ पे आपको 0 करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लेकिन आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 1.5 लाख मिलेगा। ठीक है, उसके बाद 80CCDB ये जो है आपको ये जो D1 है इसमें
आपको 50,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट इसमें मिलता है। तो आपको यहाँ पे ये 80cc D1 तक आपको क्या मिलता है ना, 1.5 लाख। उसके बाद आपको 50,000 मिलेगा। आप 80 DD1 में किए होंगे तो मैक्सिमम, और इसमें भी 50,000 बेनिफिट मिलेगा। यानी आपको ये तीनों सेक्शन मिला के, इस चारों सेक्शन 80C, 80CCC, 80CC D1, ये तीनों हो गया। और 80CC D1B में ये मिला के आपको क्या मिलेगा, 2 लाख मिलेगा। तो 1.5 लाख इधर चला गया और यहाँ पे आपको 50,000 का बेनिफिट मिल जाएगा। ग्रॉस अमाउंट डालेंगे क्या चीज़ का, यानी टोटल जो 50,000 यहाँ पे मिलेगा डिडक्शन, तो यहाँ से आपको मान लीजिए 1 लाख किए हैं तो 1 लाख डालेंगे और डिडक्शन यहाँ पे 50,000 मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, उसको ध्यान से आप इस सबको भरेंगे। उसके बाद ये भी यहाँ पे इसको देख के भर लेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस का ये जो भरे हैं यहाँ पे आप भर लेंगे। उसके बाद 80D मेडिकल इंश्योरेंस जो है आपका है 80D में, आपको यहाँ पे क्या होता है ना, मेडिकल इंश्योरेंस 80D में ग्रॉस रहता है यहाँ पे। और उसके बाद आप कितना क्लेम डिडक्शन कर रहे हैं, ग्रॉस यानी मान लीजिए मैं मेडिकल अलाउंसेज, आपको पता है कि मेडिकल जो क्लेम है 80D में 25,000 रहता है। सीनियर सिटीजन आप है तो आपको उस टाइम 25 + 25 50,000 मिलता है। आपका पेरेंट्स के लिए करते हैं, पेरेंट्स भी आपका सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25 होता है, पेरेंट्स ने सीनियर सिटीजन हो जाता है तो आपको क्या होता है उस टाइम 25 फिर जोड़ जाता है, तो टोटल आपको 50% 1 लाख होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, मान लीजिए मैं इंश्योरेंस ये में मैं 2 लाख किया हूँ तो यहाँ पे ग्रॉस में डालूंगा 2 लाख, लेकिन डिडक्शन में क्लेम करूंगा मेरे को जितना अलाउ हो रहा है, 25,000 इधर अलाउ हो रहा है, आप जिस कैटेगरी में आ रहा है तो उसी कैटेगरी का अमाउंट यहाँ पे डालें। कॉन्फ्यूजन इसी में आदमी हो जाता है, तो हर टाइम ध्यान रखेंगे ये अमाउंट ज़्यादा होगा, ये अमाउंट कम होगा, इधर इक्वल हो सकता है लेकिन ये अमाउंट जो इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, ये आपका ग्रॉस में डालेंगे यानी जितना आप इन्वेस्टमेंट किए डालेंगे, और इस सेक्शन में कितना अलाउ हो रहा है, पर्टिकुलर सेक्शन में जितना अलाउ हो रहा है उस सेक्शन में उतना आप क्लेम करेंगे डिडक्शन अमाउंट। ठीक है, उसके बाद 80 में जो एजुकेशन वाला अलाउंस है, ग्रॉस कितना आप ये किए, उसके बाद आपका कितना डिडक्शन अलाउ होगा आप उसमें डालेंगे। मेरा केस में कुछ नहीं, आपका होगा हो सकता है तो आप डालेंगे। उसका 80G का भी डालेंगे ऐसे ही। 80G का सेक्शन भी सेम चीज़ है, आप डोनेशन वगैरह कुछ करते हैं तो इसमें 80G में डिडक्शन मिलता है। 80 TTA क्या है ना, जो आप सेविंग बैंक में इंटरेस्ट जो किए हैं उसमें आपको 10,000 यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। यानी सेविंग बैंक इंटरेस्ट में यहाँ पे दिखा रहा था इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, मान लीजिए मैं सेविंग बैंक इंटरेस्ट में इनकम रिसीव किया है 15,000। ठीक है, मैं ग्रॉस में डालूंगा 15,000, डिडक्शन मेरे को अलाउ होगा 10,000, मैक्सिमम 10,000। तो यहाँ पे 15,000 डालूंगा, यहाँ पे 10,000 डालूंगा। 80 TTA में 10,000 डिडक्शन अलाउ होगा। उसके बाद रिबेट अंडर सेक्शन 87A रिबेट में मिलता है मेरे को कि मैं रिबेट की कब एप्लीकेबल होगा, जिन लोग का 5 लाख से ग्रॉस टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो रिबेट उस टाइम मिलता है। तो रिबेट का आपको यहाँ पे कितना अमाउंट रिबेट मिलता है तो आप यहाँ पे उसका अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे। रिबेट कैसे होता है, 5 लाख से जैसे ही इन लोग का इनकम एक्सीड हो जाता है रिबेट तब नहीं होता है। तो मेरा केस में इनका इनकम जो है 5 लाख से एक्सीड है तो इसलिए मैं यहाँ पे डिडक्शन रिबेट मिलता नहीं है। ये जो रिबेट 5 लाख कैसे देखते हैं, यानी नेट इनकम, यानी डिडक्शन देने के बाद 80C हो, 80D हो, 80E हो, 80G हो, 80 TTA हो, ये सारा डिडक्शन देने के बाद जो इनकम आता है जिसका पर हम लोग टैक्स कैलकुलेशन करते हैं वो इनकम 5 लाख से कम है तो आपको 5 लाख या 5 लाख से कम है, रेसिडेंट इंडिविजुअल है तो आपको डिडक्शन मिलेगा, रिबेट मिलेगा 87A में। ऑथराइज आपको रिबेट नहीं मिलेगा। 5 लाख से एक्सीड हो जाएंगे तो आपको रिबेट नहीं मिलेगा। मेरा केस में एक्सीड है तो यहाँ पे 0 है। इस अल्टीमेटली यहाँ पे आप सारा कंप्यूटेशन दिखा रहे हैं कि आप जो TDS काटे हैं उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भर रहे हैं कि इसी इनकम का ऊपर हम लोग TDS काटे हैं, ऐसे डिडक्शन उसको दिए थे, इसी हिसाब से उसको सारा हम लोग 87A में रिलैक्सेशन दिए थे, सारा डिटेल्स यहाँ पे भर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि VI और एक प्रोविजन दिया है, डिडक्शन चैप्टर VI दिया है, मतलब कि ये सारा जो डिडक्शन सेक्शन पर्टिकुलर बोला गया है 80E हो, 80C हो, 80CCC हो, 80G हो, 80 TTA हो, ये सारा जो बोला गया है इस सेक्शन छोड़ने के बाद बाकी सेक्शन में कुछ कवर हो रहा है, चैप्टर VI में आ रहा है तो उस अमाउंट का ग्रॉस अमाउंट यहाँ पे डालेंगे। ग्रॉस अमाउंट यानी टोटल कितना है, उस मान लीजिए कोई अलग सेक्शन एक पकड़ लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए, अलग सेक्शन इसमें नहीं आ रहा है, जिस सेक्शन मान लीजिए एक सेक्शन उठा लेते हैं 80 डबल डी, 80 डी है ना यहाँ पे, 80 डबल डी नहीं है तो 80 डी में डबल डी में
मैं मान लीजिए 2 लाख का इन्वेस्टमेंट, 2 लाख का कुछ हुआ है, तो यहाँ पे मैं ग्रॉस में 2 लाख डालूंगा, लेकिन मेरे को जितना अलाउ है 80D में, तो यहाँ पे मैं वो चीज़ डालूंगा। यहाँ पे पर्टिकुलर सेक्शन यहाँ पे मेंशन नहीं करना है, आपको सिर्फ टोटल करना है। यानी ये जो सारा सेक्शन बोला गया है, इस सेक्शन को छोड़ने के बाद बाकी सेक्शन में आप कवर कर रहे हैं, तो उस सेक्शन में आपका डिडक्शन जितना अलाउ होगा यहाँ पे आप डाल देंगे, और उस डिडक्शन जितना अलाउ हुआ है उसका टोटल में कितना इन्वेस्टमेंट किया है ये ग्रॉस में अमाउंट में यहाँ पे डाल देंगे। डालने के बाद सारा इन्फॉर्मेशन भर लिए, इसमें आपको कुछ नहीं भरना पड़ेगा। इसमें आपको क्या है ना, पैन वगैरह सर्विस जो है इसमें दिया गया कि आप पैन नंबर जो यहाँ पे भर रहे हैं वो सही है कि नहीं, यहाँ पे आप जाके सर्च करके देख सकते हैं कि सही है कि नहीं है डाटा। ठीक है, इसमें आपको कुछ भरना नहीं पड़ेगा, सारा ये भर लिए, ऐसे ही आपको भरना पड़ेगा। भरने के बाद आप इसको सेव कर लेंगे। सेव कर लेंगे, सेव जैसे ही सेव क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ कैसे से। मान लीजिए मेरा एक सेव हुआ है, इसको फिर भी आपको दिखा देता हूँ। डेस्कटॉप में जाऊँगा, मेरा जहाँ पे फोल्डर है, जो फोल्डर रखा हूँ TDS रिटर्न में, TDS रिटर्न में जाके मैं इसको अभी सेव कर दूँगा। मेरा ऑलरेडी सेव है, सेव हो गया। ठीक है, ऐसे ही दिखाएगा आपको सेव हो गया। अभी उसके बाद क्या करेंगे ना, क्रिएट फाइल में क्लिक करेंगे, ऐसे ही आपके पास लिंक आएगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा ना, पहले जो ये है आपको ये CSR फाइल आपको यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा। CSR फाइल डाउनलोड कर लेंगे। कैसे CSR फाइल डाउनलोड करेंगे, अब मैं यहाँ पे क्रोम में जाऊँगा, क्रोम में यहाँ पे टाइप करूँगा CSI फाइल डाउनलोड, ऐसे करूँगा। करने के बाद यहाँ पे आएगा, इसी ये मेरा NSDL का ये है, इसमें क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे टैन बेस में जा सकते हैं, सीन बेस में जा सकते हैं। आपका टैन बेस में जाता है तो टैन बेस में ये करेंगे। टैन बेस करके यहाँ पे आपका टैन नंबर टाइप कर लेंगे। टाइप करके आपका पीरियड चूज कर लेंगे। उस पीरियड आप चूज कर लेंगे, पूरा फिनेंशियल पूरा चूज कर सकते हैं, या जिस पीरियड का TDS जमा किए थे, वो जो TDS का चालान डिटेल्स यहाँ पे भरे हैं उस पीरियड को यहाँ पे चूज कर लेंगे। चूज करके ये जो है ये डाल देंगे। यहाँ पे डाल के आपको यहाँ पे डाल देंगे ये है इमेज जो है, इसको आप डाल देंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर भी कन्फ्यूजन हो जाएंगे, फिर दिक्कत है ना। इसको काट लेता हूँ, आपको एक बार दिखा देता हूँ। मेरा टैन नंबर जो है मैं ले लेता हूँ। अब दिक्कत कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं टैन नंबर डाल दिया। मैं पीरियड चूज कर लूँगा, कोई भी, मैं पूरा फिनेंशियल चूज कर लूँगा। मेरा कोई ये नहीं, पूरा फिनेंशियल चूज कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं पूरा फिनेंशियल चूज करने से। ठीक है, 1 अप्रैल 2019 से लेके मैं पूरा फिनेंशियल चूज कर लूँगा। कोई इसमें दिक्कत नहीं है कि डाउनलोड कर लेंगे पूरा फिनेंशियल, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपका अलग सेक्शन में आ सकता है कि आपका ये जो 92B नहीं हो के अलग सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट में कुछ आ गया, सैलरी के अगेंस्ट में नहीं है, वो आप जो पेमेंट किए हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, उसका आप लिंक कर सकते हैं। ठीक है, मार्च 2020। ठीक है, उसके बाद ये जो इमेज आएगा उस इमेज को आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है, उसके बाद व्यू चालान डिटेल्स में जाके आप व्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये व्यू करके आप इसको देख सकते हैं। नहीं तो आपको डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये कर ले, व्यू कर ले, नहीं तो वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा था, नहीं तो यहाँ पे डाउनलोड का चालान का डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड कर लेंगे, जैसे ही CSI फाइल डाउनलोड हो जाएगा, देखिए यहाँ पे से कि यहाँ पे CSI फाइल डाउनलोड हो गया। ये CSI फाइल को वहाँ पे सेव कर लेंगे, जहाँ पे आप फोल्डर TDS का काम कर रहे हैं ना, वहाँ पे सेव कर लेंगे। मेरा ऑलरेडी सेव हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अभी मैं जो से क्रिएट फाइल में जाऊँगा। ठीक है, उस जो अभी डाउनलोड किया ऐसे ही आपके पास होगा, तो आप उसी को आप डाउनलोड, CSI फाइल ऐसे ही रहेगा। आप जहाँ पे है, मेरा देखिए इस पे सेव हुआ है, तो मैं यहाँ पे जाके यहाँ पे चूज करके, जहाँ पे आपको यही नहीं दिखा रहा है ना, तो आप वहाँ पे जाके उस फाइल को चूज कर लेंगे। मेरा CSI फाइल में ये है, मैं चूज कर लिया। उसके बाद इसको कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, जो PDF जनरेट होगा उसको आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे सेव करना चाहता हूँ, मेरा TDS रिटर्न 24Q जो है यहाँ पे सेव करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सेव कर लें। तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, जो मैं आपको नहीं दिखा देता हूँ। एक बार यहाँ पे जाके चूज ये करना नहीं, आप मेरा आ जा रहा है लेकिन आपका नहीं आ रहा होगा, तो आपको वो चूज कर लेंगे। अब कहाँ पे मेरा डेस्कटॉप में है, TDS करके रिटर्न का यहाँ पे था, ये फोल्डर चूज कर लूँगा, यहाँ पे मैं सेव कर लूँगा। सेव करके उसके बाद यहाँ पे वैलिडेट में क्लिक करूँगा। जैसे ही वैलिडेट क्लिक करूँगा, एरर कुछ होगा तो एरर दिखा देगा, तो एरर को आपको ठीक कर लेंगे आगे। फिर एरर कुछ नहीं दिखाया, देखिए फाइल वैलिडेट हो गया है, सक्सेसफुल हो गया है, तो मेरा कोई एरर नहीं है। एरर होता तो आपको एरर दिखाता, तो ओके करते, वो एरर को आपको करेक्शन कर लेते। एरर नहीं है मेरा, तो कुछ दिक्कत नहीं है, ऐसे ही आपका एरर नहीं आएगा। देखिए अभी जो PDF फाइल जनरेट हुआ है,
ये पीडीएफ फाइल को आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका जो ऑथराइज सिग्नेचर जो डिटेल्स जो भरे हैं, उस डिटेल जो भरे हैं ना, ऑथराइज जो सिग्नेचर का डिटेल्स दिए हम लोग, जो उसका नेम, उसका पैन नंबर, सारा डिटेल दिए, वो सारा का उनसे क्या करेंगे ना, साइन करा लेंगे। कहाँ पे साइन कराएंगे, यहाँ पे स्टाम्प करके रबर स्टाम्प पे साइन करा लेंगे, प्लेस कर लेंगे, यहाँ पे स्टाम्प करके रबर स्टाम्प करके साइन कर लेंगे। साइन करने के बाद इसको प्रिंट आउट दे देंगे, 2 कॉपी करेंगे, क्योंकि आपको ऑफिस के लिए एक रखेंगे और जहाँ पे आप जमा करते हैं, टीडीएस बहुत सारा रहता है, फ्रेंचाइज लेके रखे होंगे, वहाँ पे जमा होता है, तो वहाँ पे आप उस कॉपी को दे देंगे। उसके साथ आप जो अभी भरे हैं ये फॉर्म को सारा पेन ड्राइव में दे देंगे, जितना सारा वो जो फोल्डर बना के रखे हैं वर्किंग्स का, वो आप दे देंगे, वो वहाँ पे अपलोड कर देंगे। सम 50 रुपया या 100 रुपया आपका वॉल्यूम का ऊपर बेस करके वो पैसा लेते हैं। उसके बाद वो जैसे ही अपलोड कर देंगे, 2-4 दिन के बाद आपका टीडीएस जनरेट आप कर सकते हैं, फॉर्म 16 वगैरह सारा डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे प्रोसेस होता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।